नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए 90 के दशक में सामने आई प्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी मिशन कामयाब। सुधा आदेश जी सामाजिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी मिशन कामयाब, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज शीला की सासू माँ की पुण्यतिथि है। शीला को इस दिन उनकी स्मृति में मंदिरों में दान देकर या पंडितों को खाना खिलाकर दान दक्षिणा देने के बजाय निराश्रित बच्चों को खाना खिलाकर, उनके साथ समय बिताकर, उनसे संवाद कर, उनके चेहरे पर छलकती खुशी देखकर आत्मिक संतोष एवं खुशी मिलती है। समाज के उपेक्षित बच्चों के लिए थोड़ा सा योगदान वो भी करना चाहती है। अतः वर्ष में 2 बार मांझी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर बाल सुधार गृह जाने का उसने नियम ही बना लिया है। उसे खुशी तो इस बात की है कि बाल सुधार गृह के बच्चे भी उसके आने का इंतज़ार करते रहते हैं। शीला माँ सरस्वती बाल सुधार गृह की सफाई और व्यवस्था से संतुष्ट थी। उसमें लगभग 30 बच्चे रहते हैं। सुव्यवस्थित किचन के साथ खाने के लिए डाइनिंग हॉल भी है। कमरे के साइज़ के अनुसार किसी कमरे में 2, किसी में 3 तथा किसी में 4 बच्चे रहते हैं। हर बच्चे को एक टेबल कुर्सी और एक अलमारी मिली हुई है। बाथरूम अवश्य कॉमन है। बाल सुधार गृह के चारों ओर फल सब्जियों के पेड़ और फूलों के पौधे लगे हुए हैं, जिससे परिसर में प्रवेश करते ही सुरम्यता का एहसास होता है। बाग बगीचे के रख रखाव में बच्चों का भी अमूल्य योगदान है। इसके साथ ही इन बच्चों को पढ़ाई के स्कूल भी भेजा जाता है। इन सब व्यवस्थाओं को देखकर उसे लगता है कोई तो है जो अनाथ अपराध में संलिप्त बच्चों को सही राह दिखाते हुए उनके रहने खाने तथा पढ़ाई की भी उचित व्यवस्था कर रहा है। शीला का मानना है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ साथ बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ तथा आत्मकथाएं भी पढ़नी चाहिए, जिससे वे जीवन में परिश्रम का महत्व समझने के साथ जीवन में आई विभिन्न कठिनाइयों से निजात पाने का नैतिक बल और साहस प्राप्त कर सकें। उसे स्वयं तो पढ़ने का शौक़ था ही, उसने अपने बच्चों को भी सदा प्रेरक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इसी मानसिकता के वशीभूत उसने बाल सुधार गृह के बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए पूरे वर्ष का अखबार का खर्चा देने के साथ प्रत्येक बच्चे को ज्ञानवर्धक नैतिक मूल्यों वाली कहानी की पुस्तकों के साथ एक एक नोटपैड भी उपहार स्वरूप देना प्रारंभ किया था। बच्चे पुस्तकें पढ़कर इधर उधर न फेंक दें, इसलिए उसने पुस्तकें रखने के लिए एक रैक भी बाल सुधार गृह में रखवा दी थी। हर बच्चे को एक एक पुस्तक तथा एक कॉपी देते हुए, उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए वो हमेशा उनसे कहती थी कि अगर तुम पुस्तक पढ़ने की आदत डाल लो तो पुस्तकें तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र से भी बढ़कर हैं। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्हें रैक में रख दिया करना, जिससे तुम या तुम्हारा कोई मित्र जब इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। इसके साथ ही मेरी दी गई कॉपी में जो बातें तुम्हें अच्छी या बुरी लगें वो भी नोट किया करो। जो बातें तुम्हें जीवन में अच्छी लगें उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो तथा जो बुरी लगें उनसे सदा दूर रहो। उसके प्रोत्साहन से उसकी दी गई पुस्तकों से एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपने इस कार्य में अपने पति विजय का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा था। आज भी उसने सारी तैयारी कर ली थी। वो विजय के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बाल सुधार गृह की मैनेजर अंजना को पहले से सूचित कर चुकी थी, जिससे वो आज बच्चों के लिए खाना न बनवाएं। विजय के आने पर वे चल दिए। बाल सुधार गृह पहुँचते ही अंजना ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सारे बच्चे भी जैसे उनके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके हॉल में पहुँचते ही सबने सदा की तरह एक स्वर में कहा, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, तुम सब कैसे हो? हम सब ठीक हैं, संवेद स्वर में उन्होंने कहा। शीला ने बैग से खाने के पैकेट निकाले तथा एक एक कर हर बच्चे को दिया। वे सब शांति से बैठकर खाना खाने लगे। उन्हें खाते हुए देखना उसे सुकून दे रहा था। खाने के पश्चात वे प्रत्येक बच्चे को पुस्तक देने लगी। जब वो एक लड़की को पुस्तक दे रही थी तब अचानक ऐसा लगा कि वो लड़की इधर उधर देखते हुए उसे कुछ पकड़ाना चाह रही है। उसकी आंखों में अजीब याचना थी। उसने भी इधर उधर देखा। अंजना को विजय के साथ बातचीत में लगा देखकर उसके हाथ से मुड़ा तुड़ा पेपर लेकर अपने पर्स में रख लिया। शीला बच्चों से बात कर रही थी, पर वे सिर्फ हाँ या ना में उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। यद्यपि पहले भी ऐसा ही होता था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था।
आज उस बच्ची की आंखों में छाई याचना उसे बेचैन कर इन सब बातों पर ध्यान देने को विवश कर रही थी। आज उसे कुछ नए चेहरे भी दिख रहे थे जो अपने ही खोल में सिमटे नजर आ रहे थे। शीला ने गाड़ी में बैठते ही उस लड़की द्वारा दिया कागज़ निकाला तथा पढ़ने लगी। कागज़ क्या था? खून से लिखी दास्तान थी। आंटी, क्या लड़की होना गुनाह है? हमारा कसूर क्या था जो हमारे माता पिता ने हमें जन्म देते ही हमें छोड़ दिया? इससे तो हमें जन्म ही ना देते, कम से कम हमें रोज़ रोज़ मरना नहीं पड़ता। आंटी, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं उन्हें लगभग रोज़ ही शाम को सजा संवार कर बैठा दिया जाता है। एक एक कर कई गाड़ियाँ आती हैं तथा हमें सब्जियों की तरह पसंद कर मोल भाव करके ले जाती हैं। अगर हम में से कोई विरोध करता है तो ये लोग हमें कमरे में बंद कर देते हैं तथा कई दिनों तक खाने पीने के लिए भी नहीं देते हैं। हमें डराया धमकाया तथा पीटा भी जाता है। अगर हम जाते हैं तो हमसे उम्र में बड़े अंकल हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम छोड़ने की याचना करते हैं तो वे हमें मारते भी हैं। वे हमें शराब पीने के लिए विवश करते हैं। मना करने पर कभी कभी वे इंजेक्शन भी लगा देते हैं। आंटी, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की पेट से हो गई थी। पता चलते ही यहीं पर दाई बुलाकर उसका गर्भ गिरा दिया गया। बड़ी मुश्किल से वो बेचारी बच पाई। मुझे पता था कि आज आप आएंगी, इसलिए ये पत्र लिखकर मैंने रख लिया था। मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज़ आंटी, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कभी कभी मन करता है कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है कि एक दिन आत्महत्या ही कर लूँ। नाम माँ सरस्वती बाल सुधार गृह, और ऐसा कुकृत्य। अचानक उसने विजय से कहा, गाड़ी लौटा लो। क्यों, क्या हुआ? उसने उसे चिट्ठी पढ़कर सुनाने के साथ सारी बात बताई तो वो भी चौंक गया तथा कहा, अगर चलना हो तो पुलिस के पास चलो, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? पुलिस के पास भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा वहाँ जाकर देख तो लूँ कि वो हमारे जाने के पश्चात बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। लौट कर जाओगी तो क्या कहोगी? कहीं उसे संदेह हो गया तो? कहीं उस लड़की की शामत ना आ जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खाने के पैकेट वाला बैग भूल आई हूँ, कह दूँगी मैं बैग लेने आई हूँ। विजय ने गाड़ी लौटा ली। बाल सुधार गृह के सामने गाड़ी खड़ी देखकर शीला चौंक गई। अचानक पत्र में लिखी बातें मन मस्तिष्क में घूमने लगीं। गाड़ी से उतरते ही शीला सीधे अंजना के केबिन में गई। अंजना के पास एक आदमी बैठा था। उसे वापस आया देखकर अंजना चौंक गई। मैम, आप? मैं अपना बैग भूल गई थी, वही लेने आई हूँ, कहकर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए शीला ने कहा, और वो हॉल में जाने लगी। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, उसने अचकचाकर कहा। आप गेस्ट को अटेंड करिए, मैं स्वयं ले आती हूँ। अंजना की अनदेखी कर वो अंदर गई तो उसने कई लड़कियों को वहाँ बैठे पाया। उनमें वो लड़की भी थी। उन सबकी आंखों में अजीब सा डर था। आज न जाने किसकी बारी। उसके मन मस्तिष्क में चिट्ठी में लिखे शब्द एक बार फिर गूंजने लगे, पर इस समय चुप रहने में ही भलाई समझी तथा बैग उठाकर चली आई। शीला और विजय पुलिस के पास गए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को चिट्ठी दिखाकर कार्यवाही करने की मांग की। उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। साथ ही उन्हें नसीहत के साथ हिदायत दी कि अगर वे अपने परिवार का भला चाहते हैं तो इस मामले से दूर ही रहें। रिपोर्ट लिखने में आपको क्या आपत्ति है? शीला ने कहा। मैम, अब आप जाइए। आप क्यों मेरी नौकरी खतरे में डालना चाहती हैं? कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। वहाँ बच्चियों के साथ कुकृत्य हो रहा है और आपको अपनी नौकरी की पड़ी है, शीला ने थोड़ा आवेश में कहा। घर परिवार को पालने के लिए नौकरी कर रहा हूँ, सोचना तो पड़ेगा ही ना, उसने बेरुखी से कहा था। शीला और विजय चुपचाप लौट आए थे। पुलिस का काम अन्याय के विरुद्ध कदम उठाना है, पर वो तो मूक दर्शक बन अन्याय को ही बढ़ावा दे रही है। जब पुलिस वाले ही रक्षक के बजाय भक्षक बन जाएं तो आम आदमी क्या करे? उसे परेशान देखकर विजय ने उससे कहा, हो सकता है इस रैकेट में रसूखदार लोग शामिल हों, तभी इंस्पेक्टर इस केस में हाथ नहीं डालना चाहता। तुम भी आंखें मूंद लो, जो हो रहा है होने दो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। विजय की बात मानकर उसने सच से मुंह फेरने की कोशिश की, पर बार बार उस मासूम लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। किस विश्वास के साथ उस लड़की ने उसके आने की तिथि याद रखकर अपनी व्यथा चिट्ठी में लिखकर उसे दी थी? क्या वो उसके विश्वास को भंग कर देगी? कहीं वो सचमुच ही आत्महत्या न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वह किस मुंह से अगले वर्ष बाल सुधार रह जाएगी? अगले वर्ष जाने की बात तो दूर, क्या वो स्वयं से आंखें मिला पाएगी? नहीं, वो चुप नहीं बैठेगी, उसे कुछ करना होगा। ये सच है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है।
शीला ने पता लगाया तो पता चला कि शहर के जिलाधिकारी सुबह 9 से 11 बजे जनता की समस्याएं सुनते हैं। छवि ईमानदार और कर्मठ अधिकारी की है। थोड़ी आस बंधी। दूसरे दिन विजय के ऑफिस जाते ही वो जिलाधिकारी से मिलने गई। जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें उस लड़की का पत्र दिखाकर सारी बातें बताईं। उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वो निश्चिंत मन से घर आई। उसे लगा कि अब सभी बच्चों की व्यथा दूर हो जाएगी। हर दिन वो अखबार इस आस से खोलती कि आज उस बाल सुधार गृह में छापा पड़ा होगा, पर निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे महीना बीतने को आया। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होते देखकर वो मन ही मन व्यथित थी। वो दोबारा अपनी व्यथा लेकर जिला अधिकारी के पास जाने का मन बना ही रही थी कि अखबार में उनके स्थानांतरण का समाचार पढ़ा। एकाएक उसे पुलिस इंस्पेक्टर के शब्द याद आए, मैम आप जाइए, क्यों मेरी नौकरी खतरे में डालना चाहती हैं? कहीं उन्हीं रसूखदार लोगों ने ही तो जिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं करा दिया? विजय के अनुसार इन सब के पीछे रसूखदार लोगों का हाथ है। आखिर ये रसूखदार लोग हैं कौन, जिनके डर से पूरा सिस्टम ही अपाहिज हो गया है? वे अपनी हवस के लिए इन मासूमों का क्यों शोषण कर रहे हैं? क्या उन्हें इन बच्चों पर जरा भी दया नहीं आती? अगर उनकी बहन बेटियों को इस स्थिति से गुजरना पड़े तो क्या इनकी आंख का पानी सूख गया है? प्रश्न अनेक थे, पर किसी का भी उत्तर उसके पास नहीं था। उसने सुना था कि महिला आयोग महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाकर उन्हें न्याय दिलवाता है। वो इन बच्चियों को न्याय अवश्य दिलवाएगा। टूटी आस फिर बंधी। वो पत्र लेकर महिला आयोग की अध्यक्षा से मिली तथा सारी बातों से अवगत कराया। मैम आपको गलतफहमी हुई है। बाल सुधार गृह की संरक्षिका मेरी बहुत अच्छी मित्र है। वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अवश्य उसे फंसाने या बाल सुधार गृह को बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसा पत्र लिखा है। महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा ने उसकी बात सुनने के पश्चात कहा, उस बच्ची की आंखों में समाया दर्द वो तो झूठा नहीं हो सकता। शीला ने फिर एक बार उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। बच्चे भी अच्छा नाटक कर लेते हैं, आप उसके जाल में फंस गई हैं। मैंने कहा ना, किसी ने माँ सरस्वती बाल सुधार गृह को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। कोई ना तो स्वयं अच्छा काम करता है, ना किसी को करने देता है। ना जाने कैसा समाज है हमारा। सुषमा ने पुनः अपनी बात दोहराई। सुषमा की बात सुनकर शीला की आशा फिर धूमिल पड़ने लगी थी। कभी उसे इंस्पेक्टर के शब्द याद आते, तो कभी महिला आयोग की अध्यक्षा के, तो कभी उस मासूम लड़की का दर्द भरा चेहरा सामने आ जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था सच क्या है और झूठ क्या है। इस बीच बाल सुधार गृह की मैनेजर अंजना का फ़ोन आया कि आपको पत्र किस लड़की ने दिया था। उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। कह दिया मुझे याद नहीं है, पर अब आप इस चैप्टर को समाप्ति समझिए, क्योंकि सुषमा जी की बात अब मुझे भी ठीक लगने लगी है। वो नहीं चाहती थी कि अंजना के मन में कोई शंका पैदा हो, वो बच्चों को और प्रताड़ित करे। जिससे अंजना को चुप कराने के लिए उसने कह तो दिया था कि चैप्टर समाप्त हो गया, पर जैसी घटनाएं घटित हुई थीं उसके मन में संशय और बढ़ गया था। अभी भी वो कश्मकश में थी कि उसकी बहन नम्रता उससे मिलने आई। उसने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने उसे चिट्ठी दिखाते हुए सारी घटना बयान कर दी। उसकी बात सुनकर उसने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पत्र की कॉपी भेजने के साथ बाल सुधार गृह की हकीकत दैनिक पत्र में भी निकलवाने की कोशिश करो। इन लोगों को तो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की आवश्यकता रहती ही है। एक बार ये खबर फैल गई तो प्रशासन पर सच्चाई पता लगाने का दबाव पड़ेगा। वे दोनों मिलकर लोकप्रिय दैनिक समर्पण के ऑफिस में गईं। संपादक से मिलकर सारी बात कही। उसने बाल सुधार गृह का नाम सुनकर कहा, मैम क्यों आप मेरा अखबार बंद कराना चाहती हैं? आपका काम समाज में व्याप्त बुराई को बेनकाब कर समाज में जागरूकता पैदा करना है। अगर आप ही अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो इन बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप न्याय का साथ देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। आखिर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आज जैसे हालात हैं, लोगों की निगाह अब चौथे स्तंभ पर ही टिकी है। कहते हुए शीला के शब्दों में लड़खड़ाहट आ गई थी। आप सच कह रही हैं। जब विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपना कार्य ठीक से न कर पा रही हों, तब हमें आगे बढ़कर समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाकर अपना नैतिक दायित्व निभाना चाहिए। पर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हमें भी तो अपना वजूद बचाना है। अगर वजूद ही नहीं रहा तो क्या न्याय, क्या अन्याय? मैम आपके लिए भी अच्छा होगा कि इन बातों पर अपना समय जाया न करें। कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। संपादक ने अपने खीसे निपोड़ कर बेशर्मी से कहा था।
वे लौट आई थीं। जब वे महिला आयोग से मिलकर आई थीं तब से उसके पास धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे, जिसके कारण उसके हर निर्णय में सदा साथ निभाने वाले विजय भी इस मामले में उसकी सक्रियता देखकर नाराज़ चल रहे थे तथा उस पर इस मुद्दे से हटने के लिए दबाव बनाने लगे थे। बच्चे रवि और रीता अलग परेशान थे, पर इतना आगे बढ़कर वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। बार बार उस लड़की के लिखे शब्द याद आते, प्लीज़ आंटी मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कभी कभी मन करता है कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है कि एक दिन आत्महत्या ही कर लूँ। उसकी आंखों का दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसने फेसबुक पर न्याय फॉर मासूम लिखकर एक पेज बनाया तथा उसमें उस लड़की द्वारा दिए पत्र के फ़ोटो के साथ बाल सुधार गृह का नाम लिखकर अपने सारे प्रयासों को सिलसिलेवार लिखकर समाज से न्याय की गुहार लगाई। उसकी पोस्ट वायरल हो गई। प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। बाल सुधार गृह में तुरंत रेड पड़ी। सभी बच्चियों को निकालकर राजकीय संरक्षण गृह में भेजा गया। अखबार में छपी न्यूज़ से ही पता चला कि वो रसूखदार बाल सुधार गृह की मालिकिन, जिसकी वजह से उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी, वो एक एमपी की पत्नी है। इसके बावजूद भी अंततः प्रशासन को सीबीआई जांच के आदेश देने ही पड़ गए। शीला उस लड़की से मिलने गई पर वो नहीं मिली। उसे देखकर एक दूसरी लड़की उसके पास आई तथा उससे पूछा, आंटी आप रूपा को ढूंढ रही हैं? क्या उसका नाम रूपा था जिसने मुझे वो पत्र दिया था? हाँ आंटी। कहाँ है वो? उसने आत्महत्या कर ली, निष्प्रभ भाव से उसने कहा। कब और क्यों? शीला ने पूछा। प्रश्न पूछते समय उसका मासूम चेहरा तथा पत्र में लिखी पंक्ति, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कभी कभी मन करता है कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है कि एक दिन आत्महत्या ही कर लूँ, उसकी आंखों में घूमने लगा। अंजना मैम ने सच्चाई जानने के लिए सबके सामान की चेकिंग की। रूपा के सामान में मिली कॉपी में आश्रम में होने वाले अत्याचार के बारे में लिखा मिला। अंजना मैम का उस पर शक पुख्ता हो गया। सच्चाई उगलवाने के लिए उसे मारा पीटा, धमकाया तथा कई दिनों तक भूखा भी रखा। वो सह नहीं पाई और एक दिन उसने उसी कमरे के पंखे से, जिसमें उसे बंद कर रखा था, लटक कर फांसी लगा ली। कहकर वो रोने लगी। ओह, तो क्या उसकी डायरी लिखने की सलाह ने ही उस लड़की की जान ले ली? सोचकर शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो निःशब्द उस लड़की को दिलासा देती रही। उसकी दिलासा पाकर उसने कहा कि हम वहाँ से निकलकर यहाँ आ तो गए हैं, पर क्या हमें यहाँ भी वैसे ही हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या हम ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे? उसे समझ में नहीं आया कि उसके उत्तर का क्या उत्तर दे। उसने उनसे विदा लेनी चाही तो एक अन्य लड़की ने उसके पास आकर कहा, आंटी आप हमसे मिलने आएंगी ना? शीला ने उसे सिर पर हाथ फेरकर पुनः आने का वायदा किया। घर आकर विजय को सारी बात बताई। मैं उस मासूम को बचा नहीं पाई। मेरी डायरी लिखने की सलाह ही उस मासूम की मृत्यु की जिम्मेवार है। विजय को सारी बात बताते हुए शीला फूट फूट कर रो पड़ी। तुम स्वयं को दोष मत दो शीला। तुमने समाज के एक जागरूक नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाया है। तुम उसे नहीं बचा पाई तो क्या हुआ? अन्य बच्चियों को तो उस नर्क से निकाल लिया। विजय ने उसके कंधे थपथपाते हुए दिलासा दिया था। विजय के शब्द सुनकर उसे तसल्ली मिली। न्याय फॉर मासूम वाला पेज खोला तथा लिखा, मैं उस मासूम को नहीं बचा पाई जिसने मुझे चिट्ठी दी थी। बाल सुधार गृह की संरक्षिका अंजना को उस पर शक हो गया था। उसने उसे इतना मारा पीटा, डराया धमकाया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसकी पोस्ट का इतना असर हुआ कि अंजना पर मृत्यु के लिए उकसाने तथा क्रूर व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने हर बाल सुधार गृह और वृद्धाश्रम में सीसीटीवी लगाने का आदेश दे दिया, जिससे वहां होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। शीला को खुशी थी कि काफ़ी जद्दोजहद के पश्चात उसका न्याय फॉर मासूम प्रयास रंग लाया। उसका मिशन कामयाब हुआ। सबको तो नहीं, पर कुछ जिंदगियों को उसने अंधेरों के वलय से बाहर निकाल ही लिया। आज उसे सोशल मीडिया की ताकत का एहसास हो गया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक प्रेरणादायक कहानी, मिशन कामयाब। अगर प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और समाज में होने वाले अनाचार के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो लचर सिस्टम के बावजूद पीड़ितों को अनाचारों से मुक्त कराया जा सकता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।